तो ये हमारे पास एक समरी है, चार्ट है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड कैसे अमंग डिफरेंट कंट्रीज़ में। और यहाँ पे वही क्लासिफिकेशन है कि इंपोर्ट ट्रेड, जब हम किसी दूसरी कंट्री से सामान को मंगवाते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। और एक्सपोर्ट ट्रेड, जब हम अपने सामान को किसी दूसरी कंट्री को बेचते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और एंट्री पोर्ट ट्रेड, कि हमने एक कंट्री से सामान मंगवाया और दूसरी कंट्री को वही सामान हमने बेच दिया, यानी कि री एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज एंट्री पोर्ट ट्रेड। अब ये जो हम फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस होती हैं, मतलब इसके कुछ फ़ायदे हैं हमें। तो क्या क्या फ़ायदे हैं ये हमने इस चार्ट में डिस्कस किया है। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि जब अब आप बाहर वाली कंट्री से लेन देन कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास फॉरेन कंट्री का पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इट कैन परचेज गुड्स ऑफ इट्स नीड्स फ्रॉम द अनदर कंट्री। तो आप उस पैसे से जो है उस कंट्री में से जो सामान है अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो खरीद सकते हो। मतलब फॉरेन की मनी आपके पास आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट हो रहा है। देन बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर, तो बाहर का सामान आ रहा है तो ये कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिट है, ठीक है। ए वैरायटी ऑफ, आपको एक वैरायटी मिलती है सामान में, बेटर क्वालिटी की भी मिलती है और आपको रीज़नेबल प्राइस भी मिलती है, ठीक है। तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है कंज्यूमर का वो भी बढ़ता है कि आपको एक वैरायटी ऑफ सामान जो कि आप सिर्फ बाहर देखते थे वो आपको आपकी कंट्री में भी मिल रहा है, तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ते हैं। फिर है इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, कि अब जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाती हैं कि अगर आपने सामान भेजना है तब भी आपको कुछ गवर्नमेंट को हिस्सा देना होगा, कुछ टैक्स देना होगा, और जब सामान मंगवाना है तब भी आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है। देन कम हमारे पास जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है कल्चरल डेवलपमेंट। तो जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करते हैं तो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, तो ऐसे उनको उनके कल्चर के बारे में पता लगता है, एक दूसरे के कल्चर के बारे में वो जानते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है किसी भी कंट्री की, जब उसमें इंटरनेशनल ट्रेड होगा कि बाहर से लोगों का सामान आना गया, तो वो बाहर के लोगों का भी देखेंगे कि वहाँ इंडस्ट्री कैसे चलती है, वो लोग काम कैसे करते हैं, तो हम भी अपनी कंट्री में उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ेगी कंट्री में, तो ये भी एडवांटेज होती है फॉरेन ट्रेड करने की। फिर है नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है, दो कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो बेटर क्वालिटी गुड्स दूसरी कंट्री से मिलता है उनको, और वो भी उनको अपना सामान बेचती हैं, तो इस तरह से एक दूसरे में अच्छे रिलेशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे में फेथ क्रिएट होता है। देन एक एक्सपोर्ट ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन। अगर आपने अब हर कोई कंट्री जो है वो ट्राई करती है कि मैन्युफैक्चर करे ऐसे प्रोडक्ट्स कि जिनके बीच उनकी स्पेशलाइजेशन है, एक कंट्री की स्पेशलाइजेशन है वो प्रोडक्ट बनाने की। अब एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है जब उसके पास उन प्रोडक्ट्स की, तो वो दूसरी कंट्रीज़ को उसका एक्सपोर्ट कर देती हैं, ठीक है, और जो इनको सामान चाहिए होता है उनका इंपोर्ट कर लेती है। तो विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन ट्रेड अ कंट्री कैन कंज्यूम सच गुड्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय इट, ठीक है। तो मतलब हम क्या है कि हमारे पास जो सामान हमारे पास ज़्यादा है वो हम उनको दे देते हैं और उनसे वो सामान ले लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ एक्सेस प्रोडक्शन हुई जिसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, उसके बदले में हमने वो सामान उनसे ले लिया जिनकी वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से एक्सेस प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट कम मोर प्रॉफिट। एडवांटेज जो है फॉरेन ट्रेड का कि ट्रेडर कैन अर्न मोर प्रॉफिट इन द फॉरेन ट्रेड as compared to the home trade. Moreover, a trader get a choice to sell his product
वेयर एवर द प्राइस आर हायर। अब इसमें क्या है कि ट्रेडर को अब जहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अगर उसको फॉरेन में उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो एज़ कम्पेयर टू होम ट्रेड उसको फॉरेन ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट कम द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। अब क्या होता है कि जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमारे पास इजीली दूसरी कंट्री का सामान भी अवेलेबल हो जाता है जो कि हमें अपनी कंट्री में नहीं मिलता है। तो ये एडवांटेजेस थी हमारे पास फॉरेन ट्रेड की। फिर हमारे पास आती हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर उसके कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी है फॉरेन ट्रेड के। तो सबसे पहले है हमारे पास म्यूचुअल डिपेंडेंसी। अब क्या होता है कि द डिपेंडेंसी इन ट्रेड ऑन द अदर कंट्रीज समटाइम क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि कई बार हम दूसरी कंट्री पे ही डिपेंड करने लग जाते हैं उस सामान के लिए। तो कई बार अगर हमारे उनसे रिलेशन ख़राब हो जाए तो हमें वो सामान नहीं मिलेगा, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो डिपेंडेंसी हो जाती है एक। नेक्स्ट कम द शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन अ कंट्री। अब क्या होता है कि कई बार, अब जैसे हमने पहले बात की थी कि ज़्यादा प्रॉफिट, कि हाँ अगर बाहर सामान बेच रहे हैं तो उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू हमारी कंट्री में। तो अगर हम बाहर ज़्यादा सामान भेजने लग जाएंगे तो हमारी कंट्री में जो है उस सामान की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाएगी हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है फॉरेन ट्रेड का। देन कम द एक्सप्लॉयटेशन। Exploitation means all the countries are dependent on each other in international trade. So there is no country in the world which can meet all the requirement on its own. अब कोई भी कंट्री अपना सामान, सारा सामान खुद नहीं बना सकती है, उसको दूसरी कंट्री के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। तो इस डिपेंडेंसी की वजह से क्या हो जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका या अदर ऐसी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिनके जो अच्छी कंट्रीज़ मानी जाती हैं, वो जो है छोटी कंट्रीज़ को फिर एक्सप्लॉइट करने लग जाती हैं कि हाँ जी आपके पास तो ये सामान नहीं है, हम इसको इतनी ज़्यादा अमाउंट में बेचेंगे। वो उनको एक्सप्लॉइट करने लग जाती है, उनको शोषण करने लग जाती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ फॉरेन कंपटीशन। द कंट्रीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स हैव टू compete विद ईच अदर इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब कंपटीशन, अब कोई एक ही सामान दो कंट्रीज़ बना रही हैं तो उन दोनों में आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री एक जैसा ही सामान बना रही है तो डेवलपिंग कंट्री जो है उसको डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपटीशन करने में मुश्किल आ जाती है। फिर है शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन अ कंट्री, दैट इज़ द सेम पॉइंट अगेन। फिर है हमारे पास बैड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। अब बैड इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी क्या है कि वन कंट्री इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द अनदर कंट्री थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड। अब एक कंट्री जो है वो फॉरेन ट्रेड से ज़्यादा पैसा कमाने लग जाए तो जिसकी वजह से दूसरी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ख़राब होने लग जाती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ फियर ऑफ डंपिंग। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपना प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेचना स्टार्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ वो बंद हो जाएंगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ है वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो बाहर वाली डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कम दामों में ही सामान बेचने लग गई हैं उनकी कंट्री में। तो लोकल कंपनीज जो हैं वो बंद हो जाएंगी। ओके, तो फियर ऑफ डंपिंग। नेक्स्ट कम द इंसेंटिव टू द कॉलोनाइजेशन। इंसेंटिव टू कॉलोनाइजेशन में क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज कॉलोनाइजेशन। The developed countries always try to grab and rule underdeveloping countries, and foreign trade is a tool for doing that. Colonization मतलब कि वो दूसरी कंट्री में अपनी घुसपैठ शुरू कर देती है, अपना पैर फैलाने शुरू कर देती है। डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे कि हमारे इंडिया में हुआ था कि बिजनेस के लिए ब्रिटिशर्स आए थे और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे ही अपनी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट कम इफेक्ट ऑन द कल्चर कि देर आर मैनी गुड्स विच आर नॉट सुटेबल इन अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ अदर कंट्री। कुछ ऐसे गुड्स, कुछ ऐसे सामान होते हैं जो दूसरी कंट्री के कल्चर के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं होते हैं, उनको सूट नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे सामान उस कंट्री में आने शुरू हो जाएंगे तो उसकी वजह से उनका कल्चर और उनकी सिविलाइजेशन इफ़ेक्ट होगी। फिर है लॉस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन वॉर टाइम। कई बार क्या होता है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है कंट्रीज़ में, तो उस टाइम पे जो है फॉरेन ट्रेड जो है वो एकदम से ठप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है फॉरेन ट्रेड की। अब है हमारे पास नेक्स्ट ऑक्सिलरीज या एड्स टू ट्रेड, कि
ऐसी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड करने में हेल्प करती हैं। तो जैसे कि है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी और इंश्योरेंस। सो फर्स्ट इज़ बैंकिंग। तो जब भी हमें कॉमर्स करने में प्रॉब्लम है, अगर पैसों की, क्रेडिट की, फाइनेंस की जो हिंड्रेंस है वो बैंकिंग से दूर की जाती है। तो फाइनेंस और कैपिटल इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस चलाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो किसी भी सामान को बनाने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो द फाइनेंस कैन बी रेज्ड फ्रॉम ओन सोर्सेज। तो बिजनेस में पैसा लगाने के लिए या तो आप अपना पूंजी, जो भी आपके पास अपनी सेविंग है, आप उसका यूज़ करते हैं, या फिर आप बैंक्स की हेल्प लेते हैं, या शेयर्स मार्केट में लेते हैं, डिवेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। इन सब से हम फाइनेंस इकट्ठा करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज टू इट्स कंज्यूमर। तो बैंक्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को? नंबर 1, इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस टू फॉर परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरीज। तो बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं, एडवांस देते हैं। आपने अगर कोई रॉ मटेरियल लेना है, कोई मशीनरीज लेनी है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसके लिए आपको लोन दे सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं बैंक्स आपको। और द थर्ड वन इज़ इट अलाउज द फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, कि हाँ आपको छूट देती हैं बिल्स में कुछ, कि हाँ आप इतने बाद में दे देना या इतने % कम बिल पे कर देना। इट प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा, अदर्स असिस्टेंट इन फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड करने में ये आपको हेल्प करती है, या तो आपको फॉरेन करेंसीज प्रोवाइड करती हैं, या आपको एक इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट देती हैं कि हाँ जी, ये बैंक की तरफ से आपको एक लिखी हुई लेटर मिलती है कि ये इसके हम क्रेडिट के बेसिस पे आप बिजनेस कर सकते हैं। देन कम द सेकंड एक्टिविटी दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रेड, या फिर हम जिसको बोल रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पर्सनस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जिसमें हम सामान या पर्सनस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ये हेल्प करती है ट्रेड में by moving goods from place of its production to the location where they are to be sold for consumption। तो जहाँ ये सामान बनता है वहाँ से लेके कंज्यूमर तक सामान पहुँचाना किसकी जिम्मेवारी है? ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या रिमूव करती है? इट रिमूव हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन पॉइंट से लेके कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने में जो दिक्कत आती है कॉमर्स में, वो दूर करती है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे लैंड, बाय एयर, बाय वाटर। लैंड में जैसे कि रेलवे और रोड, वाटर, रिवर, सी और कैनाल, एयर दैट मीन्स एयरवेज। आउट ऑफ दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो रेलवे है ना, उसको हम मोस्ट इफ़ेक्टिव वन मानते हैं सामान की मूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जब हमने भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लंबे डिस्टेंस पे लेके जाना है तो ये सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड। और द गुड्स आर सेफर इन रेलवे देन द रोड ट्रांसपोर्ट। रेलवे में सामान ले जाना ज़्यादा सेफ है बिकॉज दे आर कैरिड इन कवर्ड इन वैगन्स। मतलब वो ऐसे सामान को कैरी करके लेके जाते हैं कि उसमें डैमेजेस के चांसेस कम रहते हैं। सिंस रेलवे जो है वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो उसके प्राइस जो है, मतलब जो किराया भाड़ा होता है वो कम है। तो इसलिए रेलवे को जो है ट्रांसपोर्टेशन का एक इफ़ेक्टिव मेन माना जाता है बिजनेसेस के अंदर। नेक्स्ट कम वेयर हाउसिंग, जिसको कि हम बोलते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, होल्डिंग, प्रिजर्विंग द गुड्स विच आर टू बी यूज्ड एट द लेटर स्टेज। कि स्टोरेज क्या है कि हम इसमें अपना सामान जो है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम उसे लेटर स्टेज के लिए यूज़ कर सकें जब मार्केट में डिमांड आए। तो व्हेन द प्रोसेस डन एट लार्ज स्केल एंड इन स्पेशलाइज्ड मैनर इट इज़ टर्म्ड एज वेयर हाउसिंग। कि जब हमने सामान को बहुत बड़े स्केल पे स्टोर करना है तो हम उसको टर्म को यूज़ करते हैं वेयर हाउसिंग टर्म। तो ये इट रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम इन ट्रेड। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये
अगर हिंड्रेंस ऑफ टाइम है वो प्रॉब्लम आती है जब कॉमर्स में, तो उसको दूर करती है वेयर हाउसिंग। इट मेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेयर हाउसिंग, 3 तरह की वेयर हाउसिंग है। वन इज़ प्राइवेट वेयर हाउसिंग, देन पब्लिक वेयर हाउसिंग और बॉन्डेड वेयर हाउसिंग। प्राइवेट वेयर हाउसिंग में क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती हैं वो अपने स्टॉक को अपने ही वेयर हाउस में स्टोर करके रखती हैं, दैट इज़ प्राइवेट वेयर हाउस। और पब्लिक वेयर हाउस क्या होता है कि ऐसी स्टोरिंग फैसिलिटीज़ जो कि जनरल पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं और उनसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। कि जैसे हमने अपना सामान कहीं रखना है तो हमारे पास हम किसी वेयर हाउस वाले को ढूंढेंगे, हम उसको किराया देंगे और अपना सामान उसके पास रख देंगे। फिर है बॉन्डेड वेयर हाउसेज, दे आर लाइसेंस्ड टू accept imported goods for storage until the payment of custom duties are made। बॉन्डेड वेयर हाउसेज क्या होती है कि ये लाइसेंस होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब जैसे बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करके आया है और किसी पर्सन ने उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी या कस्टम ड्यूटी लगी वो पे नहीं की है, तो तब तक जब तक वो ड्यूटी पे नहीं करेगा उसका सामान उस बॉन्डेड वेयर हाउस में ही पड़ा रहेगा। तो द स्टोरेज ऑफ द गुड्स इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमें स्टोर करके क्यों रखना पड़ता है सामान, क्योंकि टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द प्राइस। कि हाँ, स्टेबिलिटी इन द प्राइस का मतलब है कि अगर हमने स्टोर इसलिए करके रखा है कि एकदम अगर बिल्कुल सामान की कमी आ गई है मार्केट में और उस टाइम प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं सामान के, तो उस टाइम हम मार्केट में अपना सामान दे देंगे ताकि जो वो डिमांड पड़ी है उसके प्राइसेस कम हो जाएं और प्राइस जो है उसमें हाइक ना आए और सामान इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाए। टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स थ्रू आउट द ईयर, ताकि सारे साल आपको सामान मिलता रहे। टू एंश्योर कंटिन्यूटी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट, इट्स प्रॉपर स्टोरेज इज असेंशियल। ठीक है कि मार्केट में कंटिन्यूसली अवेलेबल रहे तो उसके लिए स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है। टू मेंटेन एन एडिक्वेट रिजर्व ऑफ स्टॉक एंड टू एलिमिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ डिले। कि हाँ, हम स्टोरेज इसलिए करके रखते हैं ताकि मार्केट में सामान पहुंचने में देरी ना हो, इसलिए। टू टेक एडवांटेज ऑफ बल्क बाइंग एंड टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज ऑफ सर्टन गुड्स विच रिक्वायर प्रॉपर स्टोरेज। तो वेयर हाउसिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट कम द पैकेजिंग। तो 2 तरह के वर्ड है, एक है पैकिंग। तो पैकिंग रेफर्स टू रैपिंग, क्राफ्टिंग, फिलिंग एंड कंप्रेशन एक्सेट्रा ऑफ गुड्स। तो किसी चीज़ को रैप करना, क्राफ्ट करना, फिल करना या कंप्रेस करना, उसको बोलते हैं हम पैकिंग। और पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग इज कंसर्न विद द क्रिएशन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ प्रॉपर पैकेजेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। पैकेजिंग का मतलब है कि हमने किसी सामान को पैक कर दिया, रैप कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर एक प्रॉपर हमारा कोई डिज़ाइन, कोई लोगो, कोई क्रिएशन जो लगती है, हम उसको बोलते हैं पैकेजिंग। तो पैकेजिंग क्या रिमूव करती है? इट रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ स्पॉइलिश। तो प्रॉपर पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल है 1945, उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर पैकेजिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब पैकेजिंग की वजह से क्या होता है कि आप प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है उस कंपनी का है क्योंकि उसके ऊपर उसका लोगो लगा है, उसके डिज़ाइन बना है। इफ़ इट इज़ पैक्ड विद अ पर्टिकुलर मार्क एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो प्रॉपर पैकेजिंग आल्सो अवॉइड्स डिटेरियोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने अच्छे से पैकेजिंग की है तो वो सामान ख़राब भी नहीं होगा। इट आल्सो इंश्योर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। अब ये भी हमें पता लगता है अच्छी पैकेजिंग से कि इसकी राइट क्वांटिटी है, अच्छी क्वालिटी में है। देन कम द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। अब एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी क्या है कि इट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज। जो हमने पहले बात की थी कि कंज्यूमर को नहीं पता लगता कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट आया है या प्रोड्यूसर को नहीं पता कि कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाना है। तो उस गैप जो है वो कंज्यूमर और प्रोडक्शन के बीच में, उसको दूर करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट बहुत हेल्प करती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिमांड क्रिएट करना और सेल को इंक्रीज़ करना। जब आप किसी कंज्यूमर को किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो तो वो कंज्यूमर जो है उसके बारे में जानता है, मतलब उस मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है उस प्रोडक्ट की और उसकी सेल भी बढ़ती है। तो अलग अलग मेथड है एडवर्टाइजमेंट के, जैसे कि रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, अब तो इंटरनेट भी है,
सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, साइन बोर्ड्स, विंडो और पैम्पलेट्स के थ्रू, कोई ट्रेड फेयर्स चल रहे हैं उसके थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू। तो ये सब मेथड हैं एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी के। बट कुछ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स जो हैं वो जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत एथिकल होते हैं, मतलब आप उसका ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमें कवर करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट जो है हमारे फार्मेसी में एक्ट है, उसके अंडर हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है जब हम किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। देन नेक्स्ट कम द इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस जो है वो आपके किसी भी प्रोडक्ट के लॉस का जो रिस्क रहता है उसको दूर करता है। इट रिमूव हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस। एनी बिजनेस एक्टिविटी हैव मैनी टाइप ऑफ रिस्क। बहुत सारे रिस्क होते हैं जब आप बिजनेस करते हो, जैसे कि आग लग जाना, चोरी हो जाना, अर्थक्वेक आना, बाढ़ आ जाना या प्राइस कम हो जाने, लॉक आउट हो जाएगा टोटली, एक्सीडेंट होगा या ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आती है। तो इन सब को दूर करने के लिए, इन सब को कवर करने के लिए क्या करते हैं आप कि आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं एवरी मंथ और एवरी एनुअली और क्वार्टरली। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो फिर आपको इंश्योरेंस कवर देती है कि अगर आपके जितने भी हमने ये ऊपर बात की है उन सब की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो आपके उस लॉस को वो कंपनसेट करती है। तो आगे जो इंश्योरेंस है वो 4 तरह की है। एक है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस।